आज के जो हमारे मेहमान हैं अपनी जज्बातें तो आज के जो हमारे मेहमान हैं अपनी जज्बातें बयां करेंगे कोई आराम से वर्ड बोल तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो रूबरू करेंगे गड़बड़ किया मैंने तो मैं बोल रहा रुका कट मत कर एक सेकंड मैं नीचे झुक गया था ऐसे करके बोलो कहां से जज्बा दे फिर से मुंबई को कहते हैं माया नगरी क्योंकि यहाँ देश के हर एक कोने से कहीं ना कहीं से लोग आते हैं अपने सपने लेकर। काफी लोग आते रहते हैं बावजूद इसके कि ये शहर खचाखच लोगों से भरा हुआ है, इतना कि चलने की जगह तक नहीं मिलती कभी कभी। लेकिन खैर अपने सपने तो सबको पूरे करने हैं, तो उसी की उम्मीद में लोग यहाँ आते हैं। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगिंग स्टार, तो कोई डांसिंग स्टार, तो कोई राइटर। लेकिन हम जब भी किसी से मिलते हैं दो चार बातें करने के बाद हमको उस इंसान के बारे में कुछ तो भनक लग जाती है, मतलब इंसान कैसा है, इसने क्या किया होगा, ये कैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता है, उनके बारे में हमको जरा से भी भनक नहीं लगती, और जब हमको पता चलता है उस इंसान के बारे में तो हमारे होश उड़ जाते हैं। तो आज के हमारे मेहमान अपनी जज्बातें रूबरू करेंगे अपनी ही ज़बानी, क्योंकि इनकी कहानी सुनने के बाद आपको आ जाएगी हिचकी, क्योंकि एक्शन के हर आर्ट में इनकी पकड़ है पक्की। चाहे वो बंदूक, कुकरी, किक या फिस्ट। आइए आपसे मिलाता हूं विद वन एंड ओनली लकी बिश्त। लकी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शहर में, शो में, हम लोग के आसपास में। आपको क्या बोल के एक्नॉलेज करूं मैं, एजेंट लीमा या लकी बिश्त या लक्ष्मण? लकी सर। लकी। तो लकी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, कुछ जानना चाहता था आपके बारे में। जैसे काफी लोग अब जो शो देखेंगे उनको भी आपके बारे में पता चलेगा आप कौन है। देखने में तो आप, मतलब मैं भी जब आपसे मिला था फर्स्ट टाइम, जब आप कुछ बातें कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था आदमी सचमुच में सही बोल रहा है या कहानियां सुना रहे हैं। और इसको गलत मत लीजिएगा, कभी कभी हम जिससे मिलते हैं ना वो अलग सा लगता नहीं कि ये वो है। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपकी बुक आई, तो बेसिकली ये है एजेंट लीमा, ही इज अ रॉ एजेंट, एक्स रॉ एजेंट। इनके ऊपर बायोग्राफी आई है बुक, और बुक का नाम है द रॉ हिटमैन। दिस इज अ बायोग्राफी ऑन मिस्टर लकी बिश्त। इस स्टोरी में इनकी एंड्योरेंस, इनकी तकलीफें, दर्द, सब कुछ कवर किया गया है। और ये बुक लिखा गया है हुसैन जैदी साहब ने, जो एक जाने माने क्राइम रिपोर्टर, क्राइम जर्नलिस्ट रह चुके हैं। तो आप लोग ये सारा बुक पढ़िएगा। आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड। मैंने जब इनके बारे में सुना, मेरे दोस्त ने रेफर किया और मैंने पढ़ा, आधी पढ़ी अब तक, और मैं धीरे धीरे और पढ़ना चाहूँगा। बट आई रिकमेंड टू ऑल द थ्रिलर एंथुजियास्ट, प्लीज रीड दिस बुक। तो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, आप इसमें आए कैसे? तो होता क्या है लाइफ में, किसी किसी की चाहत होती है करना, मतलब किसी को बनना होता है, वो कुछ वो उसमें जाता है। कोई कोई बिना जाने उसमें निकल जाता है, कुछ मजबूरियां होती हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एज ए डांसर कोरियोग्राफर, मुझे नहीं पता था मैं आऊँगा, मुझे करना भी नहीं था, बट आना पड़ा कुछ मजबूरियों के कारण। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि मेरे में कैपेबिलिटी है और मैं एक्सेल करते गया उसमें। तो आपकी कुछ मजबूरियां थी, या मतलब आपको जाना था, या घर से था कि आपको ज्वाइन करना है, क्या है वो बताइए। तो सबसे पहले तो सर देखो, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में उत्तराखंड इस देश को 3-3 रेजिमेंट देता है। अच्छा। हाँ, अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री के ऊपर जाओ तो उत्तराखंड गढ़वाल राइफल भी देता है, कुमाऊं रेजिमेंट भी देता है, और आप नागा रेजिमेंट का गढ़वाल राइफल उत्तराखंड से बिल्कुल। अगर आप उत्तराखंड के इतिहास के ऊपर जाओगे तो इस भारत को पहला परमवीर चक्र भी उत्तराखंड मेजर सोमनाथ सर को ही मिला है सर। तो बैक हिस्ट्री में इस हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी, मतलब अगर फोर्स किसने दी है तो उत्तराखंड है। और दूसरा क्या है कि
मैं जहाँ जिस बैकग्राउंड जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर भी 1971 इंडो पाक वॉर में शहीद हुए। ठीक है, अच्छा। बिल्कुल मतलब देश के हीरो रहे। तो मेरे फादर भी आर्मी से ही। तो हम अगर आप आज भी अगर उत्तराखंड में जाओ इन 2023 में तो मैं 2003 की बात नहीं कर रहा हूँ जब मैंने ज्वाइन करा या मेरे ग्रैंडफादर ने ज्वाइन किया, वो तो बहुत पहले की बात थी। आज भी आप जाओ, जब मतलब मुंबई या दिल्ली में लोग सो रहे होंगे ना सर, सुबह 8 बजे 7 बजे, तो हमारे वहाँ का एक 14-15 साल का लड़का कम से कम 10-12 किलोमीटर दौड़ के घर आ चुका होगा। और उत्तराखंड में? बिल्कुल उत्तराखंड में, पहाड़ों में। और वैसा नहीं है कि यहाँ के जैसे कि आप पार्क में गए और आप पार्क में रनिंग कर रहे हो। तो लड़के लोग जब सुबह अर्ली मॉर्निंग दौड़ते हैं ना सर, ग्रुप में दौड़ते हैं वो, मतलब 3 या 4 लड़के ग्रुप में दौड़ते हैं। तो ग्रुप में वो इसलिए दौड़ते हैं, और उनके हाथ में आप देखोगे कि ग्रुप में लड़के दौड़ रहे हैं, एक हाथ में पत्थर है, और वो पता है क्यों है यार, कहीं दौड़ते समय चीता आ गया तो फिर कैसे बचना है उससे। अच्छा, सोचो एक बार, आप तो यहाँ पार्क में जा रहे हो ना सर, नॉर्मल तरीके से हेडफोन और मोबाइल लेके रनिंग कर रहे हो, और वहां के 4 लड़के ग्रुप में दौड़ रहे हैं हाथ में पत्थर लेके, कि यार अगर किसी जानवर ने, टाइगर ने उनके ऊपर अटैक किया तो बचना कैसे है करके, फिर भी कर रहे हैं सर, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। तो उनकी इंस्पिरेशन है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, इसके लिए इतना मेहनत मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे अगर मेरी कल इंडियन आर्मी में मैं फिजिकल निकालूंगा और मुझे 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो मुझे अपने टाइम के अंदर पूरा करना है। अगर यहाँ मैं 1.6 किलोमीटर की रनिंग करूंगा तो मुझे विद इन 4.5 मिनट के अंदर कवर करना है करके, तो उस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी टेस्ट के अंदर वो लोग जा रहे हैं, अगर आप आज जाओ उत्तराखंड में नहीं है ज्यादा, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा नहीं है, चीजें नहीं है, तो लोगों ने अपना एम बताया यार मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है करके। अगर आप आज NSA चीफ डोभाल साहब का नाम सुनो, तो वो भी ऐसे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं सर। अच्छा। अगर आप भारत के पहले CDS, अगर आपने विपिन रावत सर का नाम सुना, तो भी उत्तराखंड से ही सर। तो आपको उत्तराखंड के इतिहास में सबसे ज्यादा, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे इंडियन आर्मी, वो लीडर्स है बिल्कुल बिल्कुल फील्ड में। तो एक्चुअली देखो, उत्तराखंड को अगर आप देवभूमि बोलो तो मैं आपको बताऊंगा कि इस उत्तराखंड के अंदर मतलब देव के साथ साथ जो भी ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं। और मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं शायद जो हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगी। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, अच्छा, इन 19 जब हम आजाद हुए उससे पहले अगर आप अवार्ड्स की बात करोगे, ब्रेवरी अवार्ड्स की, तो विक्टोरिया क्रॉस। तो आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस दुनिया के अंदर मतलब जो वर्ल्ड का उस टाइम सबसे बड़ा ग्रैंटी अवार्ड हुआ करता था विक्टोरिया, जिसको रानी विक्टोरिया दिया करती थी, अच्छा, वो भी उत्तराखंड के एक 19 साल के बच्चे ने लिया है सर। 19 साल के बच्चे ने 19 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया के सबसे कम उम्र के जिस लड़के को जो विक्टोरिया क्रॉस मिला, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करता था, गढ़वाल राइफल से सर। तो बेसिकली ये हिस्ट्री है उत्तराखंड की बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ माउंटेन्स और सीनिक व्यू वाला जगह नहीं है। नहीं, वैसे हम भी गए उत्तराखंड में, बट इतना कुछ मुझे तो नहीं पता था, मुझे आज आपके मुंह से पता चल रहा है, क्योंकि हम इस सब में गए ही नहीं कभी, मतलब हमारा कभी पाला पड़ा ही नहीं है सबसे। तो आज आपसे बात हो रही थी, हमको पता चल रहा है इस बारे में। तो अच्छा, एक सवाल था मेरा, ये इंस्पिरेशन क्या था इसके भी, मतलब अच्छा फॉर एग्जांपल आपने इतने साल बिताए इसमें इंडियन आर्मी में, क्या इंस्पायर किया था वहां पर? नहीं एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बताया ना, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी से, मेरे फादर भी आर्मी से। जाने के बाद एक्चुअली क्या था कि इंडियन आर्मी तो पार्ट 1 है, लेकिन मुझे एक स्पेशल फोर्स ज्वाइन करनी है, दिमाग में है कि मुझे SF ज्वाइन करनी है करके। जितना भी हम लोग घर पर देख रहे हैं, जो हमारे मतलब इंडियन आर्मी के जो हमारे पड़ोसी हैं, चीजें हैं, तो उनकी जब बचपन से भी जो बातें सुन रहे हैं, जैसे इंडियन आर्मी में है, कोई कुमाऊं रेजिमेंट में है, आए घर आए, या गढ़वाल राइफल में घर आए, तो यार उनसे एक ही चीज सुन रहे हैं जब भी हम स्कूल से आए यार, कि मतलब वो आ रहे हैं, वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। उनसे हमने बोला यार आपकी 3 इयर्स तो सर्विस हो गई, फिर भी आप प्रैक्टिस किस चीज की? बोला यार नहीं, मैं तो आर्मी के अंदर, लेकिन मुझे स्पेशल फोर्स में जाना है। मतलब ये चीज ये लगा लो कि बचपन में ही हमारे को ये पता चली है कि भाई नहीं, आर्मी से भी ऊपर स्पेशल फोर्स भी है, ठीक है। अच्छा। कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद मुझे स्पेशल फोर्स में जाना है करके, तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, या सिविलियंस को नहीं पता होगा, या आज के यूथ को कम पता होगा। तो बचपन से ये पता था यार नहीं, आर्मी मतलब आर्मी का एम उसी दिन खत्म, मतलब उस कि मुझे नहीं SF ज्वाइन करना है, उससे एक ग्रेड और ऊपर जाना है करके। तो 2003 में सर लगभग, जब मैं एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फादर भी आर्मी से, तो अलग अलग जब पोस्टिंग होती थी फादर की, तो मैं जब जयपुर में फादर की पोस्टिंग थी, तो मैं 10th का एग्जाम देकर बिल्कुल 11th में गया था। तो नॉर्मली तरीके से देखिए कॉलिंग लेटर आए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यार कि नहीं, कि जिनके मतलब पेरेंट्स ने या जिनके मतलब फैमिली ने भारत को मतलब सर्विस दी है, तो हम उनके बच्चों को लें करके, ठीक है। तो वैसे ही करके मेरी फैमिली के बैकग्राउंड के हिसाब से भी हमारे पास भी एक लेटर है कि अगर आप अपने बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए भेजना चाहो तो भेजो करके। अच्छा। तो जब मेरे फादर ने मुझसे पूछा, तो यार मुझे भी लगा यार कि ठीक है, जाना चाहिए करके। एक तो जाना चाहिए,
और दूसरी चीज़ क्या, थोड़ा सा पॉकेट मनी भी मिल जाएगी जाने के लिए। वो दूसरी चीज़ थी यार कि वो कि हो ना हो ये अलग चीज़ है कि एक इकट्ठा पैसा मिल रहा है थोड़ा बहुत जाने के लिए, तो इससे अगर बच जाएगा तो कम से कम 6-7 महीने अपनी पॉकेट मनी भी चल जाएगी। तो पहला तरीका तो ये था कि गए वहाँ ज्वाइनिंग के लिए, बहुत सारे अलग अलग पूरे इंडिया को उन्होंने डिवाइड किया हुआ था स्टेट वाइज। जब मेरे स्टेट का नंबर आया तो मैंने भी अपना फिजिकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट जो भी दिया, वापस आ गए। इसके बाद दोबारा 11th में क्लासेस स्टार्ट, तो कुछ दिन के बाद पता चला कि नहीं यार, आपको दोबारा एक अलग स्टेट में बुलाया करके, आप सेलेक्ट हो गए हो, अब आपको सेकंड एग्जाम निकालना है या दोबारा आपका रीमेडिकल निकालना है। तो नॉर्मली तरीके से मैं भी गया, फिर बेंगलोर गए, वहाँ दोबारा रीमेडिकल होगा कि मतलब हो सकता है कि यार आज आपने 3 महीने पहले अपना मेडिकल एग्जाम दिया हो या 3 महीने के बाद हो सकता है आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई हो, तो भी गवर्नमेंट देखती है इस चीज़ को। आज मैं फिट हूँ, हो सकता है 3 महीने के बाद फिट ना हो, तो एग्जाम भी क्लियर किया, वापस आए। 11th में पढ़ ही रहे थे, फिर एक दिन पता चल जाता है कि यार आपकी ज्वाइनिंग हो गई है करके, आप आ जाओ। ठीक है, तो उस पल थोड़ा सा एक अजीब सा भी लगता है यार कि आप खुद ही सोचो कि आप किस कि 11th में आप कितने साल, 16 साढ़े 16 साल 15, के, हाँ, है ना, 15, आपने कितनी प्लानिंग कर रखी है अभी क्या करना है, क्या हाँ, करना है correct। करके, जिनके साथ आप पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहे हो या 6 साल से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से अब आप जा रहे हो, वो मोमेंट, हाँ, अब आप कब मिलोगे नहीं पता, पता नहीं, हाँ, है ना, जिनका इतना वक्त जिनके बिताया साथ अब वक्त बस दिया, एकदम से आप अलग हो गए। अलग हो गया। हाँ। ठीक है, एक तरफ तो आप बहुत खुश हो कि यार नहीं, मेरे को मतलब मतलब जिस चीज को मैं चाह रहा था, ये चाह रहा था मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो डिफेंस रहा है, गवर्नमेंट हाँ। के लिए काम करूंगा। एक तरफ अपनों ये से मिक्स इमोशंस बोलते हैं इसको। मतलब दोनों चीजें हैं, मतलब आप उनसे बिछड़ भी रहे हो, कुछ चीजें पा भी रहे हो सर, है ना। वहाँ गम है थोड़ा सा उन अपने दोस्तों से बिछड़ने का, एक चीज है कि नहीं यार कुछ चीज अपना एम करने जा रहा हूँ करके। तो फिर जाता हूँ मैं दिल्ली नॉर्मल तरीके से। दिल्ली में हम लोग कुछ एक हमारा वीक्स चलते हैं जिनको हम 0 वीक्स बोलते हैं, 4 वीक्स तक वो लोग वहाँ ट्राई चीज़ें चेक करते हैं। देन उसके बाद फिर एज ए गवर्नमेंट प्रोसीजर के हिसाब से जहाँ भी उन्होंने मुझे भेजा मैं वहाँ गया अपना। लगभग वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है 26 मंथ की वैसे तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारे बैच को 2.5 साल की ट्रेनिंग के लिए किया। तो ट्रेनिंग करने के बाद देन मैं वापस आया, और जिस चीज़ की मैंने ट्रेनिंग ली या दुनिया में जो भी मुझे काम करना था, जिस चीज़ के लिए मुझे मतलब गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो पैसे मेरे ऊपर लगाए थे, फिर वो मुझे आके करना था। तो इंडिया आने के बाद जो भी मुझे टास्क मिला वो मैंने किया। तो मैंने एक चीज़ आपके बुक में पढ़ा और ऑनलाइन भी मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया था, रिसर्च मतलब फाइंड आउट किया था, तो काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स के स्पेशल टास्क फोर्स में सिक्योरिटी थे, जैसे देन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बाद में और कुछ नाम मैंने देखे हैं काफ़ी सारे। तो मुझे ये पूछना था इस दौरान, मतलब अभी आपको टफ तो हमेशा रहना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं वीकेंड हो जाए, क्विक डिसीजन लेना या आपका मेरे ख्याल से स्पेशलिटी है। तो ऐसा कोई मौका आया, मुझे ये समझना है, जैसे हर एक की कुछ स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ कितना भी सक्सेसफुल हो, आपकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो मैं समझना चाहता था ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट या सफरिंग, कोई तकलीफ हुई है जो आप इतने सालों में उस चीज़ से गुजर रहे हो, तो अगर ऐसा हुआ था तो क्या था और आप उससे आगे निकले कैसे, मतलब उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे कैसे निकले, क्या हुआ था ऐसा? एक बार मैं किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगा, हाँ, मैं एक टाइम एक किसी मिनिस्टर का सिक्योरिटी ऑफिसर था। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपने रूम में था, तो हो सकता है उसका कोई बच्चा पीछे की साइड आया, तो उसको लगा कि यार मैंने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी करके। ठीक है, अच्छा। मैं अपने रूम में बैठा हूँ, बच्चे को, उसके जो भी उसका मतलब उसकी एक बच्चा जो भी अच्छा, आया उसको रिस्पेक्ट, उसको लगा ऐसा, ये उसने मुझे बोला नहीं। अच्छा, उसने आया रात के 1-1:30 बजे के समथिंग में जो भी है, तो उसने मुझे देखा, मैंने भी उसको देखा, आई कांटेक्ट हुआ, तो उसको लगा कि यार कि उसको देखते ही मैं खड़ा नहीं हुआ अपनी जगह से या मैंने रिस्पेक्ट नहीं दी। एक्चुअली क्या है, मैं देखो, मैं उसका तो नौकर नहीं हूं ना, मुझे भारत सरकार ने भेजा है, मुझे उसके फादर की सिक्योरिटी के लिए भेजा है, मुझे उसके लिए नहीं भेजा है। उसका बेटा आएगा, उसकी बेटी आएगी, मैं अपनी जगह से खड़ा होऊंगा करके। ठीक है, तो देन उसको लगा या क्या हुआ करके, तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है एक्चुअली, 15-20 मिनट के बाद मेरे पास एक कॉल आता है। एक कॉल आने के बाद एक सीनियर IAS ऑफिसर बोलते हैं, जो भी उनके भी जो PA होते हैं, वो बोलते हैं यार कि यार लक्की कल का प्रोग्राम चेंज है करके। एक्चुअली जो पहले प्रोग्राम था वो सपोज करो 9 बजे का प्रोग्राम था, उन्होंने बोला यार प्रोग्राम 6 बजे का है। अब 6 बजे का प्रोग्राम है तो यार फिर मैंने भी अपने सीनियर्स को बोला यार कि सर प्रोग्राम चेंज हो गया, जो मॉर्निंग में 9 o'clock का प्रोग्राम था वो 6 बजे हो गया करके। तो फिर एक्चुअली क्या है, अगर एक प्रोग्राम चेंज है तो फिर सारा रूटीन चेंज है। सुबह ब्रेकफास्ट पहले जो 8:30 बजे आना था वो सुबह 5:30 बजे आएगा, तो
तो सीनियर ने बोला ठीक है हम बाकियों को ऑर्डर देते हैं। मैंने कहा नहीं यार मत डिस्टर्ब करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे एक दिन, कुछ नहीं होगा। देन अब एक्चुअली क्या हुआ, मैं सुबह 6 बजे का जब प्रोग्राम है तो 6:45 पर गाड़ी लग चुकी है उनके घर पर ही, नॉर्मली वीआईपी के पास गाड़ी लग चुकी है। उसको मैंने जो भी दिल्ली पुलिस से क्लियरेंस ले चुका है गाड़ी का कि गाड़ी ओके है, गाड़ी के अंदर कोई थ्रेट नहीं है। अब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं घर पर ही खड़ा रहा भाई। अब वो बाहर नहीं निकले जिनका भी मैं सिक्योरिटी ऑफिसर सुबह 6 से सुबह 6 से, और शरीर के ऊपर आपके 2-2 बुलेट प्रूफ के जैकेट लगे हुए, फ्रंट और बैक, हैवी बुलेट प्रूफ जैकेट, आपके पास 2-2 3-3 गन्स लगी हुई है, ठीक है। आप पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप एक पैर में खड़े नहीं हो सकते, आप दोनों पैरों में ही खड़े रहोगे। अच्छा, क्योंकि आप मतलब ऐसे नहीं हो सकते, आप एक पैर पर खड़े नहीं होंगे। जैसे एक पैर में मैं आपको कैसे बताऊं, समझ गया, कभी थक जाता है तो कभी हाँ रेस्ट करना, आप एक पैर पर खड़े नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि आप कैमरे की नजर में वो चीजों पर हैं, तो आप अलर्ट, बेसिकली अलर्ट रहना है पूरे। तो वो अपने ही टाइम से आए 9 बजे। अब हम पूछ तो नहीं सकते ना उससे कि 9 बजे, या ना उनसे पूछ सकते हैं कि आपका प्रोग्राम 6 बजे। तो एक प्रोग्राम में गए, वहाँ प्रोग्राम में जाने के बाद 2-2:30 बज गए वहाँ। देन वापस आए तो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक काम करते हैं, थोड़ी देर कॉफ़ी पीने घर पर। फिर एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम, एक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उस टाइम बीजेपी के कुछ एक बड़े लीडर्स ने संसद गिराव किया था, तो कुछ एक बड़े लीडर्स को बहुत मारा था दिल्ली पुलिस ने। तो सब साकेत में मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। तो बोला हॉस्पिटल में चलना उनको देखने के लिए, लेकिन हम एक कॉफ़ी पी के चलेंगे घर से। मैंने कहा ठीक है, आप जब कॉफ़ी पीने चलेंगे तो मैं यार उस गाड़ी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर गाड़ी को छोड़ूंगा तो मुझे क्लियरेंस लेने में आधा घंटा लग जाएगा दिल्ली पुलिस से पूरा। फिर मैं पूरा गाड़ी को दोबारा चेक करूंगा, क्योंकि गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो चुकी है, तो फिर मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे फिर चेक करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर में आप आधा घंटा लग जाता है नॉर्मली तरीके से। अब चलो जब कॉफ़ी पीने गए तो 10-15 मिनट में तो आ ही जाएंगे, तो चलो मैनेज कर लेते हैं। फिर जैसे खड़े रहे, फिर वो 2-2.5 घंटे के बाद आए वीआईपी, है ना। तो 2-2.5 घंटे के बाद आए तो फिर भी पूछ नहीं सकते, तो फिर दोबारा उनके साथ गए, मैक्स हॉस्पिटल गए। और मैक्स हॉस्पिटल में लगभग पूरे मैक्स हॉस्पिटल देखते देखते आदमी से मिलने लगभग 11 बज गए। अब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे। अब जब वापस अपने आए तो 11:15 11:30 बजे वापस आए। अब सुबह से सिर्फ पानी के अलावा, पानी भी वो भी कब, जब गाड़ी के अंदर बैठे हो तब हल्के से, बाहर आप पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि मीडिया क्या करेगी अगर आपने पानी भी पिया तो एक कल के न्यूज़पेपर में डाल देगी भाई ये है सिक्योरिटी जो अपना पानी पीने में लगे हुए, ये वीआईपी को क्या सिक्योरिटी देंगे करके, ठीक है। तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अब जब 11:30 बजे आया तो यही नहीं समझ में आया भाई ये क्या हुआ करके आज, मतलब ये नहीं समझ में आया मैंने किया क्या है करके। फिर अपना दोबारा जर्नी को चेक किया, यार मेरे ग्रैंडफादर ने ये किया, मेरे फादर ने ये किया, मैं पिछले 7 साल से ऑपरेशंस कर रहा हूँ, है ना, लेकिन ये पनिशमेंट किस चीज का मिला मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा। है ना, वो समझ में आ गया कि ये पनिशमेंट है। अब देखो पनिशमेंट एक वीआईपी पनिशमेंट दूसरे तरीके से देगा ना, आपको ऐसा तो नहीं करेगा कि आपको एक स्लैब मारे और पनिशमेंट देने का मेंटल हरासमेंट है ना, ये उससे भी बुरा है। तो खुद से कई क्वेश्चंस पूछे, तो क्वेश्चंस पूछने के बाद कि यार कि क्या हुआ, लेकिन समझ में आ गया यार देखो कि भाई मुझे मेरे फ्लैग, मतलब एज ए कंट्री के फ्लैग के लिए आया हूं ना मैं, मुझे रक्षा उसकी करनी है। एक आदमी के गलत होने से पूरी दुनिया तो गलत नहीं है ना सर। तो लेकिन मुझे ये समझ में आ गया भाई कि मैं नहीं बना इस ड्यूटी के लिए। मैं किसी मिनिस्टर के साथ, फिर मैंने दोबारा अपने सीनियर्स को कंप्लेन करी, सर मुझे दोबारा विड्रॉल करो और मैं वही काम करूंगा मैं जिस काम के लिए बनाऊं, और नहीं चाहिए मुझे रेस्ट वगैरह। तो एनएसजी में डेपुटेशंस लोग लगभग 3 साल के लिए आते हैं, और लोग 3 साल के बाद भी अप्लाई करते हैं कि यार उनका 2 साल और डेपुटेशन बढ़ जाए करके। जैसे कोई भी आदमी एनएसजी में, क्योंकि एनएसजी ज्वाइन करने के लिए भी आदमी को टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसको एनएसजी अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप पूरी, मतलब हर लोग सिलेक्टेड आते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया से सिलेक्टेड बंदे आते हैं। अगर सपोज करो एनएसजी में जब इस टाइम लोग आए, उस टाइम 3000 लोग आए ना सर, तो 3000 में से 30 ही सिलेक्ट होंगे, और वो जो 3000 होंगे वो भी बहुत ही स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं अगर करेक्ट सपोज करो किसी बटालियन के अंदर अगर कि 1000 आदमी है अपनी बटालियन में, उन 1000 में से एक आएगा और वो एक बेस्ट होगा 1000 में से। तो सपोज करो जैसे कितने लोग हो गए, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की कितनी बटालियंस हो गई, गढ़वाल की कितनी हो गई, राजपूत की कितनी हो गई, ठीक है, क्या कहते हैं ग्रेनेडियर्स की कितनी हो गई, दुनिया में कितनी बटालियंस होंगे, और हर बटालियन का अपना एक बेस्ट आदमी आएगा, तो इसका मतलब वो अपनी रेजिमेंट का बेस्ट है। तो जितने भी वहां पर मौजूद है हजार बेस्ट है, उस 1000 में से भी 30-40 लोग रह जाते हैं सर। और जब लोग 3 साल के बाद भी कोशिश करते हैं कि मैं अपना डेपुटेशन को बढ़ाऊं करके, तो मैंने तो 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने बोल दिया मुझे वापस चाहिए करके। अच्छा, वहां से आप निकल गए इस चीज के लिए? हाँ, मैंने अपना बोला कि देन मैं वापस आना चाहता हूं करके सेम। अच्छा, तो बेसिकली ये जो मेंटल हैरेसमेंट आपको गो थ्रू करनी पड़ी थी,
ये काफी बार हुई होगी ना, बहुत मतलब सारी चीजें तो होती हैं। कैसे कैसे कोप अप कैसे किया, मतलब इस चीज को लेके चलते रहे या इसको पीछे कैसे डाला? नहीं सर, ऐसा है, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि देखो, ये तो हर फील्ड के अंदर है, मेरे हर साथ ही फील्ड नहीं के होगा, हाँ। दुनिया के अंदर आज भी देखो बहुत सारे लोग, आप अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडस्ट्री में भी हरासमेंट होता है, लोग होता परेशान है होते होता हैं। है। सपोज करो हाँ। एक कोई भी एक डायरेक्टर है, उसने कितनी भी नहीं चीजें। मेरा बोलने का मतलब क्या था, इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली कोई सवाल पूछा। जैसे हम लोग का होता है, हर जगह होता है, तो हम बातें कर लेते हैं किससे, कोई गर्लफ्रेंड है, अपने दोस्त हैं, घर वालों से बातें, लेकिन आपका सिचुएशन ऐसा नहीं है, ना कोई गर्लफ्रेंड है बगल में, ना ही दोस्त है कि पूरे दिन फोन लगा के बात कर लेंगे, हम पे फोन लगा के भी बात कर लेंगे, तो वो तो ज्यादा ही दिक्कत हुई होगी ना पूरे दिन जब खड़े रह के, वो एक बेसिकली ऐसा मेंटल हरासमेंट जिसमें आदमी पागल हो जाए। बिल्कुल तो डेफिनेटली। जो काम और कंपोजर रखा आपने, लेकिन उसका असर तो पड़ा होगा ना, ये ऐसा इरिटेशन दिमाग में चल रहा होगा, ये ऐसा क्या था? नहीं बिल्कुल 100% आदमी के दिमाग में आएगा कि भाई हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई भी आदमी हो, कोई भी सोल्जर हो, कोई कमांडर हो, कोई एजेंट हो, देखो है तो अंदर से इंसान ही है, इंसान ही है। लेकिन दिक्कत होता क्या है, चीजों को कैसे हम लोग जो फेस करते हैं चीजें, अगर किसी आदमी ने मुझे कुछ बोला, कुछ टाइम तक दिमाग में रहता है, लेकिन समझ में आ जाता है उस इंसान की उतनी समझ है। मेरी बात समझे सर? अगर कल मेरा सीनियर मुझे कुछ बोले, मैं डेफिनेटली उसको दिल से लूंगा, मैं डिप्रेशन में भी चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर की नॉलेज का पता है सर। जिस आदमी ने मुझे पहली बार बताया कि यार गन का ट्रिगर कैसे दबाते हैं, जूते की लेस कैसे बांधते हैं, एनिमी को कैसे पहचानते हैं, अगर वो मुझे हरासमेंट करे ना, तो मेरे दिमाग में असर पड़ेगा, मैं डिप्रेशन। लेकिन एक आदमी वो मुझे हरासमेंट दे रहा है, उसको दुनियादारी नहीं पता, वो अपनी चीज का है ना सर। तो अगर कोई भी आदमी मेरे लिए, जिस आदमी ने मुझे जितना हरासमेंट किया, मैं एक ही चीज सोचता हूँ यार, उसको इंसान ने उतनी ही शक्ति दी है सोचने की, उसने अपना काम किया ना सर, वो उसने अपना काम किया, लेकिन मुझे अपना काम करना है, मैं तो अपना करूं। मैं एक आदमी की गलती की वजह से अपना काम करना तो नहीं छोड़ दूं ना। अगर किसी इंसान ने गलती करी है, अगर मैं अपने काम को छोड़ दूं, तो सेम चीज मैं भी कर रहा हूं, गलती मैं भी कर रहा हूं ना। अब आगे सही बोला। तो ये बात मैं आप लोगों से इनफैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात बोली लकी ने, कि एक इंसान की जो गलती होती है वो उसकी कैपेसिटी होती है, और उसी चीज को आप अपने दिल में या दिमाग में रख के बैठोगे तो ऐसे भी आगे बढ़ने से आपको रोकेगा। तो बेसिकली आपको समझना चाहिए वो आदमी की, जो भी जिससे आप डील कर रहे हो, उसकी सोचने की और समझने की शक्ति कितनी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लकी, मैं जो चीज़ अभी पूछने वाला हूँ, जैसे इट्स मुंबई में काफ़ी सारे लोग आते हैं, कोई हीरो बनने, कोई एक्टर बनने, सिंगिंग डांसिंग स्टार बनने, तो आप मेरे नॉलेज के हिसाब से राइटर बनने हैं। तो एक सोल्जर और राइटर में मतलब क्या कनेक्शन है? मैं बहुत ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सोच के कि एक सोल्जर यहाँ आया वो भी राइटर बनने के लिए, तो वो कैसे हुआ, वो मतलब आया कैसे अंदर से? क्योंकि इतने टाइम तक तो चल रहा होगा, तो फिर जैसे तैनात खड़े रहना, ये तो दिमाग कैसे काम किया एज अ राइटर, उसके पीछे माजरा क्या है? तो उसके पीछे सर एक्चुअली क्या है कि मतलब लाइफ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई कि गवर्नमेंट ने, मतलब एज ए भारत का संविधान बोले या न्यायपालिका बोले, है ना, तो उन्होंने मेरी सब चीज पर बैन लगा दी सर 4 साल तक। मतलब आप न्यायपालिका बोलो या लॉ बोलो, संविधान, उसने मेरी हर चीज पर पाबंदी लगा दी कि मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे खाऊंगा, कितने बजे सोऊंगा, कितने बजे घूमूंगा, है ना। तो उस टाइम सिर्फ एक ही चीज आजाद थी, मतलब जिस पर गवर्नमेंट बैन नहीं लगा पाई, वो था मेरा दिमाग सर। बाकी तो सब चीज पर बैन था, मतलब कि मुझे अगर खाना भी खाना है तो इतने बजे ही खाना है, अगर मैं 15 मिनट घूमूंगा तो इतने बजे घूमूंगा। क्योंकि ये टाइम आया जब मैं जेल में रहा सर, जेल में रहा। तो मैं आपको बता दूं कि 4 साल तक जेल रहा। इन 4 साल के अंदर सेल में कितने बजे अंदर जाना है, कितने बजे अपने सेल से निकलना है, मॉर्निंग में कितने बजे खाना खाना है, शाम को कितने बजे खाना खाना है, और कितने बजे सो जाना है। मतलब सोना भी है बिल्कुल कि 9 बजे तो सो जाना चाहिए बंदा, 9 बजे के बाद उसकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए। जेल के अंदर भी अगर 9 बजे के बाद आंखें खोल रहा है कोई भी जेल का कोई भी कैदी या बंदा, तो इसका मतलब कुछ सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। ये जेल का मैनुअल है कि मतलब जो जेल के अंदर जो भी गार्ड्स होते हैं वो ये भी नोट करते हैं कि यार आदमी आज रात को 11 बजे तक सोया क्यों नहीं है करके, कि साला कुछ सुसाइड की प्लान तो नहीं कर रहा, या जेल से भागने की प्लानिंग तो नहीं है, किसी और का तो नहीं है। तो हर चीज पर पाबंदी है जेल के अंदर। तो एक ही चीज था इन 4 साल के अंदर कि आपके दिमाग को तो कोई
दुनिया की कोई मतलब ना कोई कानून ना कोई पावर इंसान के दिमाग को कैद नहीं कर सकता सर। तो इन 4 साल के अंदर माइंड फ्री था, तो सोचा यार कि लिखते हैं करके, मतलब अच्छा। ऐसा नहीं कि वो लिखते हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब ये तो अभी आया कि यार मतलब फिल्म लिखनी है, वेब सीरीज लिखनी है, कि मतलब ये लिखनी है कि इन पूरी जिंदगी में मैंने क्या क्या किया, आज तक की जो जर्नी है उसमें मैंने क्या किया, क्या ऑपरेशंस करे, दुनिया में कैसे कैसे लोग मिले। अगर ऐसा तो नहीं है कि अगर दुनिया में मैंने भी काम किया अलग अलग, तो बहुत तरह के लोग मिले। तो अगर आज भी कई लोग मुझसे यहाँ पूछते हैं कि यार राइटर, कि यार राइटिंग कैसे, तो मैं देखो मैं किसी इंस्टीट्यूट में तो नहीं गया कि यार राइटिंग कैसे करना है, क्या लिखना है, लेकिन मैं जो समझ पाया, मुझे ये समझ में आया कि यार आपने दुनिया में जो भी अनुभव किया हो ना, आप दुनिया में जितने तरह के लोगों से मिले हो, आपने दुनिया में जो वर्ल्ड देखा हो, जो आपका तजुर्बा है, आप उसको सिर्फ पेपर में उतार रहे हो सर। तो मेरे लिए इस दुनिया के अंदर कि जिस इंसान ने दुनिया को जितने ज्यादा देखी है, आपने तरीके से देखा है, तो इंसान सबसे बेहतर लिख सकता है सर। अगर आज मुझे कोई बोलता है कि यार तुम क्राइम अच्छा लिखते हो करके, तो मैंने दुनिया में बहुत क्राइम देखा है, बहुत सारे मिलिटेंट देखे हैं मैं बहुत सारे मतलब एंटी, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सिर्फ बिल्कुल देखे नहीं, मतलब मुझे, एक्सपीरियंस। मैं आपको क्या बताऊं, अभी लोग बोलते हैं, मैंने उनको बोला यार देखो कि मैं एक लोकल गुंडे से भी मिल लिया हूँ, बहुत छोटे गुंडे से भी, जो नॉर्मल शायद 307 किसी आदमी को चाकू मार के अंदर आ गया, मैं दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट से भी मिलकर आया हूँ सर। मुझे उन दोनों की सोच पता है। मैं एक नॉर्मल गुंडे के साथ, छोटे से गुंडे के साथ जो चाकू मार के अंदर आया, उसके साथ भी मैंने 2-3 साल निकाले हैं, तो मुझे सोच पता है ना। मैं इस वर्ल्ड के सबसे बड़े टेररिस्ट से भी मिलके आया, उसकी सोच जाननी चाहिए मैंने पीस कीपिंग के लिए, तो मुझे समझ में आया दोनों का लेवल क्या है सोचने का सर, है ना। थॉट प्रोसेस। गॉड, मैं एक छोटे से चोर से भी मिला हूँ और जेल के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन से भी मिला हूँ सर। एक अंडरवर्ल्ड डॉन तक कैसे है, उसकी सोच क्या है, तो समझ में आया कि दोनों में क्या फर्क है, कि एक चोर चोरी रह गया, एक अंडरवर्ल्ड डॉन वहां तक पहुंचा। तो दुनिया में जो भी अनुभव किया, जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा, तो वही लिखा है। तो बेसिकली आपने वो जो सिचुएशन को अपनी तरफ पूरा चैनलाइज, कैसे बोलते चैनलाइजिंग, जो भी बोलते हैं ना डर्थ में, या जो भी नेगेटिव सराउंडिंग में हम लोग उसको चैनलाइज कैसे करते हैं, तो ये आपका चैनलाइजिंग था, बहुत इंप्रेसिव है। मतलब ये हर कोई नहीं निकलता इस तरह से। देखो मैं आपको, मैं मतलब आपके सोच की मैं दाद दूंगा कि आपने ये अंदर किया। अब मैं उतने डेप्थ में नहीं जाना चाहता कि क्यों आपका वहां था, प्रॉब्ली आपको कोई रीजन हुआ होगा उसके पीछे कि आप 4 साल क्यों थे अंदर, लेकिन मैं उसकी बहुत मतलब काबिल तारीफ है, ये मैं दाद देता हूँ इसकी, सैल्यूट है बेसिकली टू यू, कि वो 4 साल आपने अपने दिमागी हालत को ऐसे रोक के रखा, मतलब बदलने नहीं दिया, नेगेटिव की तरफ नहीं गए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मैं ऐसे आदमी गुस्से से भर जाता है। नहीं, आप, मैं आपको क्या बताऊं, आप जेल, अगर आप कभी इन फ्यूचर में कभी आपको जेल के लोगों के बारे में रिसर्च करना पड़े, या आपको जाने का मौका मिले उनके बारे में जानने का, तो जेल के अंदर सर 99% लोग, नशा उनकी मजबूरी हो जाती है। मजबूरी होती है। क्यों होती है नशा करना? उनकी मजबूरी है, वो नशा नहीं करेंगे, सुसाइड कर लेंगे। रीजन क्या है उसका, कि एक बंदा कोई काम नहीं कर रहा है, वो जेल के अंदर बंद है, एक ही सेल के अंदर बंद है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, जिनको हाई रिस्क में रखा जाता है। अब उस दिन में भी है, उसको नींद ही आना बंद हो जाता है, वो सो ही नहीं पाता, उसको नींद ही नहीं आती। तो नींद लाने के लिए क्या करे, तो नींद लाने के लिए स्टार्टिंग में वो क्या करता है, डॉक्टर्स के पास ये लोग जाते हैं, जेल डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर को अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताते हैं कि सर नींद नहीं आ रही है करके, नहीं सो पा रहा है वो, क्योंकि 1000 तरह की टेंशन है। ठीक है, पता है कोई आदमी यार सोच रहा है मेरे को फांसी लग जाएगी, किसी को लग रहा है उम्र कैद लग जाएगी, अब वो सोए कैसे। स्टार्टिंग में वो लोग हल्की सी एक नींद की दवाई लेते हैं डॉक्टर से, धीरे 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 हैबिट्स बढ़ती जाती है। कुछ 1 महीने तक उसको क्या होता है, एक नींद की दवाई का असर करता है। 1 महीने के बाद उसको एक नींद की दवाई असर नहीं करती, 2 करती है, 3 करती है, तो हैबिचुअल नशे के अंदर जाते हैं। और जेल के अंदर मैंने आपको बताया 99% लोग नशे के अंदर एंटर हो जाते हैं जी, मतलब मजबूरी है। लेकिन आप अपने आप को काबू में रखने, बस मैंने आपको बोला ना सर कि मैं जेल गया या मैं जेल के अंदर था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी। अगर मैंने 4 साल तक अगर कुछ चीज सोची, तो मैं ये सोचा यार मुझे इस 4 दीवारी से बाहर कैसे निकलना है भाई। मेरा सिर्फ एक ही था कि बाहर निकलना है मुझे, क्योंकि मुझे निकालने के लिए यार कोई नहीं आएगा यहाँ से, मुझे खुद को निकलना पड़ेगा। अगर मैं इनोसेंट हूं या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती होगी ना। तो मैंने अपनी चार्जशीट को, जो भी मेरे ऊपर चार्जशीट फाइल हुई थी, जो 302 आईपीसी या 120 की जो मेरे ऊपर चार्जशीट लगाई थी, उसको मैंने कम से कम सब 200 से ज्यादा टाइम पढ़ा होगा, 200 के ऊपर ज्यादा पढ़ा होगा उसको। मतलब कि एक ही चीज को 200 से ज्यादा कि कहाँ गलती निकले करके।
मतलब मैं जब भी मैं कोर्ट्स में जाता था या तारीख में जाता तो मैं मेरे लॉयर को बोलता था आप इस पॉइंट पर फलाने नंबर के फलाने गवाह के फलाने नंबर पर बात करो करके, वहां पर मिस्टेक है करके। क्योंकि एक वकील है ना यार, उस वकील के पास हजारों केस है भाई, ठीक है, एक वकील है, उसका आपका केस से नहीं आ रहा, 50 केस है उसके बाद, कहां पड़ेगा आपका केस? वो तो एक दिन पहले अपने असिस्टेंट को बोलता भाई पढ़ लिया ना किस पर चीज करना है, आपको निकलना है ना, कि निकलना आपको है सर। वकील तो लास्ट में बोलेगा मैंने पूरी कोशिश करी थी। दुनिया में 2 ही लोग हैं जो, आप कभी भी क्या एक वकील के पास जाओ, दुनिया का कितना भी केस हो, जिस केस में वकील को भी पता है कभी नहीं बच पाएगा करके, वकील देखते पता है क्या बोलेगा, बस अब भी निकल जाओगे, दिक्कत क्या है इसमें, तो कुछ तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि वकील को आपने सिर्फ एक बार हायर करना है। वकील, दुनिया का कोई वकील, आज तक दुनिया का कभी कोई वकील ये नहीं कहेगा मैं ये केस नहीं जीतूंगा। दुनिया का कोई डॉक्टर कहेगा ही नहीं कि यार मरीज नहीं बचेगा करके, डॉक्टर को पता भी होगा नहीं बचेगा, डॉक्टर का बस अब भी इलाज हो जाएगा, लास्ट में डॉक्टर भी सॉरी बोलेगा और वकील भी सॉरी बोलेगा, तो निकलना तो आपको ही पड़ेगा ना सर। तो जेल के अंदर मैंने कहा ना कि कोई नशा, अलग चीज, बहुत चीज, सिर्फ एक ही है कि मुझे इस 4 दीवारी से बाहर निकलना है भाई। क्योंकि मैं किसी से वहां पूछूं कि यार चाचा कितना टाइम हो गया, चाचा बोले 27 साल हो गए भाई। बस दूसरे से पूछो, अरे कोई बोल ही नहीं, कोई 10-12 साल से कम हो गया, जिससे बोलो आधा तो दिमाग वही खराब कर दे, ठीक है। कोई भी बुजुर्ग आए कहीं बगल में, बोले कितना टाइम हो गया, मैंने कहा चाचा कितना हो गया, चाचा बोले 20 साल। अब जैसे ही 20 साल बोले तो आपने तो वैसे ही कॉन्फिडेंस खत्म यार। मैंने कहा पहले तो इन लोगों से दूर रहना है यार, तो 20 साल ऐसे बोल रहे हैं 20 दिन से यहाँ है करके, तो निकलना कैसे है, मतलब कहना बहुत इजी है यार। इन्फ्लुएंस ही गलत पड़ जाएगा ना, बिल्कुल, दिमाग काम ही नहीं करेगा, दिमाग ही काम नहीं करेगा, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, मॉरल डाउन हो जाएगा, आप तो वैसे ही पागल हो जाओगे यार। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और फिर एक बार आपको सल्यूट है, मतलब मेरे दिल से, कि उस चीज को बदलना बहुत मुश्किल काम है। मतलब काफी सारे देखे मैंने बदलाव किए हैं, बट इस तरह से मैं किसके रूबरू नहीं हुआ हूं जिसने इस तरह से अपने लाइफ को चेंज किया है। काफी लोग तो मतलब मेजॉरिटी सुधर भी जाते हैं, लोग आके सुधरते हैं, लेकिन जो बदलाव आपने लाया है वो बहुत काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल से आपने काफी लाइट डाला है इस सारे चीज में, अपने लाइफ में कैसे हुआ। मेरे ख्याल ऑडियंस जब देखेगी इस चीज को उनको भी समझ में आएगी। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, और मैं सबको रिकमेंड करूंगा फिर से, और एक बार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा रॉ हिटमैन ऑफ एजेंट लीमा, द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा। तो जिसका ये बुक है वो इन शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा आपसे बात करके कि ये वही इंसान है जिसका ये सब हुआ है। कभी कभी लगता है ना, मैं जैसे बिगनिंग में मैंने कहा ना, किसी को देख के लगता नहीं है वो वैसा है, जब उसके बारे में पता चलता है तो भी यकीन नहीं होता है ये ऐसा है, वो थोड़ा सिंक इन होने के लिए टाइम लगता है। तो अभी आपने जो अपनी स्टोरी बताई अनबिलीवेबल है। मतलब अगर मैं कैमरे के पीछे से देख रहा होता तो मैं भी सोचता ये सही बोल रहा है, इसके साथ हुआ है। जो आपने जो अपना डिमीनर बोलते हैं ना, उसको पूरा जो जैसे संभाल के रखा ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बयां करने के लिए। मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा, हालांकि मैं वर्ड्स में बहुत अच्छा, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा मैं कैसे बताऊं। एनीवे, आई मीन सल्यूट, दैट्स ऑल आई कैन से। और दूसरी चीज ना सर, देखो एक सोल्जर की स्पिरिट आपकी बरकरार रखी आपने, तो टूटने नहीं दी उस चीज को। और नहीं, और गवर्नमेंट ने एक चीज और किया उस टाइम, जो भी गवर्नमेंट थी, ये नहीं कि यार एक जेल में बंद कर दे, उस गवर्नमेंट ने 11 जेलें ट्रांसफर करवा दी सर। 11 आज तक हिंदुस्तान में किसी टेररिस्ट की भी 11 जेलें चेंज नहीं होंगी। अब उठा के 11 जेलें ट्रांसफर, मतलब सेल्स नहीं, सर, जेल ट्रांसफर। मतलब एक दिन का मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं एक जेल के अंदर था, एक टिहरी जेल थी, मैं टिहरी जेल में बंद था, डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर। तभी मेरे को एक जेलर आके बोलता भाई कि यार तुम्हारी जेल ट्रांसफर हो गई करके। तो जेल ट्रांसफर की तो आदत लग गई थी शुरू में, 1 2 3 4 5 6, तो घर भी नहीं बदला। अब जैसे ही जेलर ने आके बोला भाई कि आपका जेल ट्रांसफर, तो मैंने बोला ठीक है सर, मुझे तो आदत थी। मैंने कहा कौन सी जेल? जैसे उसने बोला यार तुम्हारे को हल्द्वानी जेल। मैंने कहा जेलर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा मुझे हल्द्वानी जेल मत डालो। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जेल मुझे नहीं लेगी, हल्द्वानी जेल मुझे लेगी नहीं, क्योंकि वो मुझे पहले ही भेज चुकी है वहां से। तो बोला नहीं यार हमने बात कर ली है करके, हमने जेल में मिनिस्टर से भी बात हो गई, आपको उस जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं करके। फिर मैंने उनको बोला सर दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत क्या थी, पहाड़ी रास्ता, 350 किलोमीटर जाना, वो भी गाड़ी के अंदर, साला 350 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी के अंदर, वैसी दिमाग खराब। मैं कह रहा हूँ कि उस गाड़ी के अंदर किसी को 3 चक्कर लगा दो, क्राइम करना वैसे ही छोड़ देगा। बस अब कुछ मत करो, कितने बड़े क्रिमिनल हो उनको बोलो 3 चक्कर इस गाड़ी में लगा ले, 300 किलोमीटर के, कहेगा भाई क्राइम ही नहीं करूंगा, इस गाड़ी में मत लाना। तो
350 किलोमीटर की जर्नी, वो भी सरकारी गाड़ी से, वो इतनी उछलती 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 हालत खराब। अब चलो यार भाई, अब हो गया तो हो गया, अब जाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं वहां गया, अब जाने के बाद सेम वही प्रोसीजर सर, वो जेल लेने के लिए रेडी नहीं। मतलब ये लगा लो कि आप तो दुनिया की सबसे बुरी चीज जेल, वो जेल भी मुझे नहीं ले रही। जैसे ही मैं जेल के, पुलिस वाले मेरे साथ थे 10-12 पुलिस वाले, तो नॉर्मली तरीके से उन्होंने जेल के अंदर मुझे एंटर किया। एंटर करते ही वो नोट कर रहा था, पुलिस वाला उसको बता रहा था भाई किसको लेके आए हैं उसको। जैसे ही उसने बोला लक्की बिस्ट करके, उसने कलम वहीं रोक दी भाई। मतलब पुलिस वाले ने, क्रिमिनल को भी कोई इस तरह से मतलब कलम वहीं रोक दी। उसने सीधे जेल सुपरिटेंडेंट को फोन किया, जेल सुपरिटेंडेंट को फोन किया उसने, जो भी यहाँ पर गार्ड था। बोला सर कि लक्की बिस्ट को लेके आए हैं करके। अरे बोला नहीं इसको जेल से बाहर, बोला एंटर तो नहीं किया। बोला नहीं सर एंटर नहीं किया। बोला बाहर निकालो उसको मैं जेल से। फोन से उसने बोला। अब वो गार्ड बोलता है सर इसको बाहर ले लो करके। तो पुलिस वालों के आपस में झगड़ा हो गया उनका। बोला भाई कैसे ले लें करके। बोला ऑर्डर। बोला सर मेरी नौकरी चली जाएगी, आप इसको पहले जेल से निकाल लो बाहर। भाई ये लगा लो कि मैं 4 घंटे तक उस जेल के बाहर रहा हूँ। 4 घंटे तक पूरा सिस्टम से शिफ्टिंग के वक्त है ये। शिफ्टिंग तो हो गई, हाँ, मतलब 350 किलोमीटर तो मैं आ चुका हूँ। हाँ, लेकिन मैं हल्द्वानी जेल मतलब के एंट्री नहीं दी, एंटर दे दिया। हाँ। एंटर के बाद मैं 4 घंटे बाहर रहा कि हम इसको नहीं लेंगे अपनी जेल में, आप इसको दूसरी जेल शिफ्ट करो कहीं और। फिर कहाँ जेल मिनिस्टर कहाँ कहाँ बात करके चीजें, उस दिन मुझे अंदर लिया और मात्र मैंने शायद 3 या 4 घंटे उस जेल में निकाले। सुबह मुझे वहां से भी शिफ्ट कर दिया। तो 11 जेलें ट्रांसफर रही हैं, 11 जेल ट्रांसफर रहे और 5 जजों की बेंच चेंज हुई है इस केस में। मैंने एज ए कोरियोग्राफर डांसर काफी टूर किए हैं। हम लोग 1-1 1.5 महीने जाते थे यूके यूएस टूर करने के लिए। उस टूर के दौरान में मैंने 11 होटलें भी नहीं बदली होंगी। 11 जेल, 11 जेल ये 4 साल में, 4 साल के अंदर 11 जेलें ट्रांसफर। बाप रे बाप रे। मतलब ऐसा क्या कर दिया था आपने? अब ये तो सर, ये तो उस टाइम की गवर्नमेंट को पता होगा कि जिस जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन रखे हुए उन्होंने, बड़े बड़े टेररिस्ट जिस जेल के अंदर पड़े हुए, उन्हें मुझे उस जेल में रखने में दिक्कत हो रही है, या तो मुझे दिक्कत हो रही है या मुझसे उनकी जेल में लोगों को खतरा, ठीक है, या उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ थ्रेट मैं कर दूंगा करके, या कोई मेरे ऊपर करेगा। ये मुझे नहीं पता कि वहां की उस टाइम की गवर्नमेंट क्या चाह रही थी करके, जो उस टाइम गवर्नमेंट थी। सीरियस है, मतलब हैवी, मुझे हैवी फील हो रहा है अंदर से तो, सुन के। मतलब वेरी इंटेंस, तो बोल रहे इंटेंसिटी बहुत रही आपकी लाइफ में। ये है फिर मतलब अनबिलीवेबल इंटेंसिटी, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा किसी का हुआ होगा। तो एक दिन मैं बोला मेरे एक दोस्त को, मेरे सीनियर्स को, तो मेरे सीनियर बोलते हैं यार लोग देखो लाइफ हमने सुना है कि ऊपर नीचे होती है करके। बोला तेरी लाइफ जो करंट होता है ना एसी का, एसी डीसी, मतलब 240 पे -240, मतलब जीरो में आके लाइफ नहीं आई, लाइफ माइनस, मतलब बिल्कुल। लेकिन एक बात, अभी ये सब मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को सुन के। मुझे रिएक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। शायद आज रात को मैं सो के इस बारे में सोचूंगा, फिर प्रॉब्ली कल मैं अर्जुन से बात करके रिएक्शन दूंगा अपना इस बारे में। बट नेवरदलेस आप अभी जहाँ है ये काफ़ी अलग है। अभी आप एक राइटर बन चुके हैं, आपने काफ़ी सारे मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखे हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस मोमेंट को थोड़ा लाइट करते हैं। हम इंसान कभी हमारे लाइफ में, जैसे आपने कहा, पूरे टाइम सीरियस रह नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं बेवकूफ़ है। हम कितना भी कुछ कर रहे लाइफ में, कितने बड़े हो जाएं, कितने भी मतलब जो आपने सहा है, मतलब ऊपर वाला ना करे कोई और इतना गो थ्रू भी करे उस चीज़ को, उसके बावजूद भी आज मैं आपको देखता हूँ एकदम काम और कंपोज रिलैक्स्ड है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि कुछ हुआ होगा, वो लेके नहीं चल रहे। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हम सब में एक बचपना है, एक सिलीनेस है। तो अभी जब जो हम आगे करने वाले हैं वो है बेसिकली WTF राउंड बोलता हूँ, उसको बोलते हैं व्हाट द फक। तो आइडियली मैं क्या करूँगा, आपको 5 सवाल पूछूंगा मैं, आपको उसके जवाब देने। अगर आप दोगे सही है, नहीं दोगे तो भी सही है। बोलने का मतलब है ये बेवकूफ़ियाँ हैं, ज़िंदगी में चलते रहेंगी, इसका कोई रोक नहीं है। हम लोग हंसते खेलते निकालेंगे अपनी ज़िंदगी को। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और वो 5 सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है? रेडी? तो मेरा पहला सवाल, तो उस चिड़िया का नाम बताएं जिसके सर पर पैर हैं। चिड़िया का नाम? उस चिड़िया, ये कौन चिड़िया है जिसके सर पर पैर हैं? सर, चिड़िया के सर पैर, तो चिड़िया ही हुई ना, सर भी पैर भी। चिड़िया के सर पर पैर, कौन सी चिड़िया?
हर चिड़िया सर, पर और पैर। पर और पैर। हमने बोला ना चिड़िया ही तो है करके। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए थे ना, आपने आगे बोला नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ चलो कोई बात नहीं। हम्म, दूसरा सवाल, ये शायद आप बता भी देंगे। एक अंडे को उबलने में 4 मिनट लगते हैं। हम्म, अंडे खाते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, दबा के। एक अंडे को हम्म, उबलने में 4 मिनट लगते हैं। 4 अंडे को उबलने में कितना टाइम नहीं, लगता सेम ही टाइम लगेगा अगर एक साथ डालेंगे तो। है? दैट वाज क्विक, वेरी गुड। तो आपको मिले 1 पॉइंट। हम्म, तो तीसरा सवाल, वो क्या है जो हम दिन के रोशनी में भी नहीं देख पाते? हम्म, वो क्या है जो हम दिन के रोशनी में भी दिखाई नहीं देगी? मतलब दिन की रोशनी में जिसको हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, क्या है? दिन की रोशनी में तो नहीं देख पाएंगे। दिन के उजाले में भी नहीं दिखाई देती। हाँ, तो अगर रोशनी है जिसका नाम है तो उसको भी हम नहीं देख पाते ना सर। नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंट भी है। रोशनी तो दिखाई देती है, रोशनी है, लाइट है। हम्म, क्या है जो नहीं दिखाई देती? सोचें। दिन की रोशनी में भी नहीं दिखाई देती है। रुको, तो ये है हवा भी है, चीजें हैं, हवा भी नहीं दिखाई देती है हमारे को। इस पर एयर भी नहीं दिखती है, आप हवा को भी नहीं देख सकते। बताओ। हाँ, अंधेरा। अंधेरा है। लेकिन अच्छा हवा नहीं, लेकिन हवा को कैसे देखेंगे मुझे बताओ। चलो, एयर भी तो चल रही है ना, आप मुझे एयर को भी दिखा के बताओ। ठीक है, चलो पॉइंट कंसिडर। चलो, हाँ अगला सवाल, हाँ, ठीक है, वो क्या है जो रात में ही दिखाई देगी आपको? जो रात में ही नजर आएगा। सिर्फ रात में। रात में अंधेरा, उल्लू, चमगादड़। सही सही। है ना? पहला आंसर ठीक था, ठीक है। अंधेरा। वेरी गुड। तो चलो कितना, 3 पॉइंट, 3 आपको दिए। अभी हम पांचवें। जाएंगे 5वें पर, लास्ट, हम्म। आखिरी के 5वें, ठीक है। फूल तो पता, फूल, हाँ, बिल्कुल। कलियां, हम्म, पत्ते। जो कौन सी कली है जो पत्तों के पीछे छिप जाती है तो दिखाई नहीं देती? कौन सी कली कली है जो पत्तों के- पत्तों के पीछे छिप जाती है तो दिखाई नहीं देती? कली, कौन सी कली है जो पत्तों के पीछे छिप जाती है तो पता नहीं यार। बड़े अजीब क्वेश्चन है यार। आपको मुझसे क्वेश्चन क्या पूछने चाहिए पता है? आपको पूछने चाहिए दुनिया के वेपन्स के बारे में, टेररिज्म के बारे में, मैं वही बोल रहा है हूँ ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक। नहीं नहीं नहीं, देखो, प्रॉम्प्टिंग नहीं है तो। हाँ वो छिपकली। बिल्कुल भी नहीं बता पाते वहां से प्रॉम्प्ट क्या चिपकी, बट वेरी गुड, यू गॉट इट। तो 1 पॉइंट उनको नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल। तो बेसिकली यही था, इसको बोलते हैं WTF। हम्म। तो वो आइडिया यही है कि इंसान को हर चीज पता नहीं होता ना लाइफ में। अभी आप छोटे बच्चे से कुछ बात करोगे, ऐसी कुछ चीज बोल जाएगा जो हमको पता ही नहीं होगा, अजीब सा कुछ बोल जाएगा, पर उनको हंस के निकाल लेते हैं। तो बेसिकली लाइटर मोमेंट के लिए थे हम। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। अभी जैसे लाइफ में बहुत सारे सीरियसनेस होते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, और ऐसी गलतियां होती हैं कि हम उसको सोच के खुद हंस पड़ते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आप अगर अभी सोचे तो हंसी छूटेगी कि अरे मैंने क्या कर दिया था, वो तो हंसी याद आ गया थी? क्या था वो मोमेंट, बता सकते? देखिए, लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मतलब जो हमारे को खुद हंसी आती है यार, हमने क्या किया करके लाइफ में। तो एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक बारी एक जेल में मैं बंद था, मतलब हरिद्वार जेल में बंद था। शायद मेरी लास्ट 11वीं जेल थी वो। और वो 11वीं जेल में मैं बंद था। उस टाइम में मेरी बेल हो गई थी। ओके। जस्ट मेरी बेल हुई थी, या मेरी हाई कोर्ट पर बेल थी, शायद हाई कोर्ट के ऊपर मेरी बेल लगी हुई थी। अच्छा, अर्जी लगी मतलब थी। अर्जी कई बार मेरी रिजेक्ट हुई है। शायद मेरी 5वीं बारी में बेल हुई है, 4 बारी में बेल भी रिजेक्ट हुई है। अगर आप तो एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं हरिद्वार जेल में था तो एक बार मेरे पास डिप्टी जेलर आते हैं हाई रिस्क में। तो एक्चुअली जिस सेल में भी मैं था वहाँ पर मतलब नॉर्मल को अलाउड भी नहीं था। अच्छा। कि हाई रिस्क है तो हाई रिस्क में या तो एक डिप्टी आएगा, या अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ गई तो जेलर आएगा। मतलब एक नॉर्मल सिपाही हाई रिस्क में नहीं आएगा। तो वहाँ पर डिप्टी जेलर आके मुझे बोलते हैं यार कि तुमसे कोई मिलने आए हैं करके। अब भाई जेल है तो जेल में मिलने के लिए तो मैंने कहा ठीक है दिखाओ। फोटो स्टेट कॉपी हमारे को दिखाई जाती है आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड में जिस बंदे का मैंने नाम देखा यार, मैं उसे जानता नहीं था। अच्छा। उस आदमी को मैं नहीं जानता, और शकल तो वैसे ही भूल ही गया। 4 साल में तो मैं यार अपनों की भी भूल गया था शकल। अब उस आदमी का मुझे नाम भी नहीं पता। मैंने कहा सर एक काम कर दो, मना कर दो, मैं नहीं जानता। अब मना करने का रीजन भी क्या होता है कि हो सकता है जिसे मैं नहीं जानता कि क्या थ्रेट हो करके मैं एकदम से मिलने जाऊं और आदमी आके सीधे शूट कर दे और खुद को भी शूट कर दे। क्योंकि मैं एक एजेंसी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक आदमी आया मिलने के लिए और आएगा और सीधा शूट करेगा, देन खुद को भी शूट कर देगा।
तो मना कर दिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो एक डिप्टी जेलर दोबारा आ गए। तो डिप्टी जेलर दोबारा आ गए, बोले यार मिल लो करके। मैंने कहा भाई मिल लो। मैंने कहा सर मैं जानता नहीं हूँ यार, बॉम्बे से कोई पूरा फिल्म प्रोड्यूसर आए हैं करके, वो पिक्चर बनाते हैं। अब यार मेरे को, मेरे पिताजी का भी कोई ताल्लुकात नहीं पिक्चर के साथ, है ना, क्या पिक्चर क्या है वो। मैंने कहा फिल्म बनाते हैं। मेरे दिमाग में आया यार फिल्म बनाते हैं। मैंने कहा शायद मेरे लोगों ने मुझे कुछ कोड दिया है फिल्म का कि कुछ होने वाला है करके, है ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मिल लेते हैं करके। अब जब मैं मिलने गया वहाँ पर बैठे, तो यार एक आदमी आया मेरे पास, बिल्कुल नॉर्मल सा, एक शायद 36-37 साल का एक, वो बैठा सामने। तो बैठने के बाद अब 2-3 पुलिस वाले भी वहाँ खड़े थे। अब पुलिस वाले भी वहाँ खड़े, अब पुलिस वाले भी बातें सुनते हैं, नोट करते हैं, जानबूझ के आसपास खड़े हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं करके, जो भी हाई रिस्क में। तो उस आदमी ने मुझे जो भी अपना नाम बताया, अगले ने उसने एक चीज बोला कि यार सर मैं भी उत्तराखंड से हूँ करके। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? बोला यार आपको कौन नहीं जानता ये वो, है ना, चाहे न्यूज़पेपर से। तो बोला कि मैंने कहा क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, अगर आप भी उत्तराखंड से ही हैं तो। मैं तो खुद ही जेल में था उस टाइम। तो बोले सर हम एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं करके, और मैं चाहता हूँ मेरी मदद कर दें उसमें। अब फिल्म बनाना चाहते हैं करके, आप सामने पुलिस वाले थे। मैंने कहा यार, मैंने कहा मैं क्या मदद करूँ? बोला सर आप उसमें अगर फंडिंग की मदद कर देंगे तो हमारी पिक्चर बन जाएगी, फिल्म बनेगी। अब यार मैंने कहा सर मैं तो खुद ही जेल में हूँ, मैं आपकी क्या मदद करूंगा करके, है ना, मैं खुद अंदर बंद पड़ा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे पता आपके सोर्सेज हैं करके, कुछ लोग आपके सोर्स हैं। अब मुझे क्या लग रहा कि किसी की फिल्म बनने वाली है, वैसी वाली फिल्म, किसी की फिल्म का प्लान कर रखा है एजेंसी ने। तो मैंने ये बोला हाँ मुझे ना कोई, तो मैंने कहा एक बात बताइए सर आप कि कितना पैसा चाहिए फिल्म बनाने के लिए? बोला सर बजट तो ज्यादा आ रहा है लेकिन हम 10 से 12 करोड़ में मैनेज कर लेंगे। अब जैसे उसने 10-12 करोड़ बोला तो यार मैंने कहा इतना बड़ा टारगेट कौन है यार, है ना, जिस पर 10-12 करोड़ का खर्चा आएगा करके। ये मैं मन में सोच रहा हूँ, उसको नहीं बता रहा। तो मैं, अब पुलिस वाले भी खड़े हैं वहां पर, तो मैंने कहा कोर्ट पर बात चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है एक बात बताओ, मैंने कहा कि शूटिंग कहाँ होगी करके। बोला सर एक्चुअली लोकेशन तो बॉम्बे है लेकिन हम उत्तराखंड में भी करेंगे। यार मैंने कहा बॉम्बे लोकेशन, मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि बॉम्बे का कोई एंटी एलिमेंट्स होगा, ठीक है, जो बॉम्बे का रहने वाला होगा, मारने का प्रोग्राम उत्तराखंड के अंदर होगा, उसे उस आदमी को टारगेट उत्तराखंड के अंदर करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक चीज बताओ, मैंने कहा सर कि पेमेंट का मूड कैसे होगा करके, कैसे आपको पेमेंट वगैरह चाहिए होगी? तो बोला सर आप मतलब व्हाइट मनी अगर आप कैश भी कर दोगे तो हम मैनेज कर लेंगे। सर वहाँ मेरा थोड़ा सा दिमाग हुआ यार। मैंने कहा कि व्हाइट का, उसने जैसे ही बोला कि व्हाइट की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है कभी भी कोई ऑपरेशंस के अंदर, जैसे उसने बोला व्हाइट में भी ले लेंगे और कैश में भी ले लेंगे, जैसे उसने व्हाइट और कैश बोला मैं थोड़ा सा अलग हुआ। मैंने कहा कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हो, है ना? अरे बोला सर बता। मैंने कहा आप करते क्या हो? तो उसने बोला सर मैं तो फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। हमने कहा क्या होता है प्रोड्यूसर? ना पिक्चर बनाते हैं सर। हमने कहा कौन सी पिक्चर? तो बोला जो आप पिक्चर देखते हैं। तो मैंने कहा जो टीवी में आती है। बोला हाँ। हमने कहा भाई मेरा पता किसने दे दिया? तो अरे बोला सर मैं आपके वहाँ का रहने वाला हूँ, ये वो चीज़। अरे मैंने कहा भाई वही पिक्चर जो मैं टीवी में देखता हूँ। बोला हाँ। तो मैंने कहा आप और कुछ नहीं करते? बोला नहीं। और मैंने कहा भाई मैं खुद जेल में बंद हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारी मदद करूंगा यार, है ना? तो बोला सर कि ये। मैंने कहा ठीक है। जब मुझे लगा कि आधे घंटे हुआ तो मैंने कहा भाई देख मुझे नहीं पता मैं कब छूटूंगा, लेकिन जिस दिन मैं छूटा तो तू आ जाना मेरे पास, जितनी मदद होगी मैं करवाऊंगा, मिलाऊंगा तेरे को। तो आज भी मुझे हंसी आती है वो 10-15 मिनट के वो सीन के लिए। मैं भी मतलब जब बता रहा था मैं दिमाग में सोच रहा था कि अगर ऐसा होता मेरे साथ भी, बाद में सोच के हंसता ही बाद में आती है कि मतलब उसने 10 कुछ और सोच रहे हैं सामने वाला। मुझे लगा यार कोई एजेंसी का कोई बंदा है, चीजें हैं, कोई बड़ा टारगेट, कुछ चीज प्लान है। नहीं, इट इज फनी। आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ एक चीज पे, मतलब सबकी अलग अलग राय होती है हर चीज पर, आपकी कुछ और होगी। फेलियर पे आपकी क्या राय है? आपका ओपिनियन क्या है फेलियर पर? सर अगर आप दुनिया में सक्सेस नहीं हुए हो ना, सिर्फ आपकी गलती है इस दुनिया में। अगर दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो कहता मैं सक्सेस नहीं हुआ, मैं सिर्फ उसी इंसान की गलती मानूंगा जो दुनिया में इंसान जो सक्सेस नहीं हुआ है। सर आप चाहे बहाने हजारों ढूंढ लो सर कि यार मैं इसलिए सक्सेस नहीं हुआ, नेपोटिज्म हो गया, ठीक है, 80 कोटे वाले को ऊपर लेकर आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हें पता था ना यार तुम 80 कोटे वाले को, तुम उससे ऊपर मेहनत करते ना यार। जब तुम्हें पता है कि नहीं 70% ओबीसी वाले को लेके जाएंगे तुम्हारे को 90, तुम 90 लाओ ना यार। मतलब आप फेलियर होने के हजारों बहाने हैं सर, वो कभी वो नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, अगर आपका गोल है ना सर, गोल आप हमारे मतलब
आप सनातन धर्म में जाओ, हजारों चीजें हैं। आपने अगर अर्जुन की भी आज भी एक चीज देते हैं, बहुत सारे थे सर, देखो गुरु द्रोण ने शिक्षा सबको दी थी ना, वैसा तो नहीं था कि अर्जुन ही उनका स्टूडेंट था, सिर्फ चिड़िया की आंख अर्जुन को नजर आई सर। तो मैं ये कहूंगा अगर आप सक्सेस नहीं हो तो सिर्फ आपका फेलियर है। सो ये था आज का ओपिनियन मिस्टर लकी का, एजेंट लीमा, जो जिस नाम से हम जानते हैं उनको। तो इनका ओपिनियन है फेलियर पर, या आप लोग का ओपिनियन फेलियर पे क्या है, ये आप कमेंट करके बताइए। हम भी पढ़ेंगे, हम भी जानेंगे, लकी भी जानेंगे, लकी भी देखेंगे, उनको भी पता चलेगा। हर एक की अपनी अपनी राय होती है, तो आप अपना राय दीजिए। अच्छा लकी, अभी आपने इतना सारा अपने जर्नी शेयर की, तो आपका इतना एक्सपीरियंस रहा आपका इतना एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, उम्मीद से ज़्यादा, सोच से ज़्यादा, तो आप व्यूअर्स को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस थ्रू, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले? क्योंकि कहीं कहीं बोलते हैं ना, आदमी को लगता है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, डिस्पाइट की बहुत सारे चीज़ उनके अगल बगल में है, हर कोई ऑब्जर्वेंट नहीं होता है। तो आप अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? तो मैसेज यही सर, मैं तो क्या दूंगा, आज की मतलब जो भी जनरेशन है, जो भी है, वो बहुत ही समझदार है, बहुत ही एडवांस है। लेकिन मैं फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक क्या होता है, जो लोगों के बारे में बहुत पढ़ते हैं सर, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, लोगों का इतिहास पढ़ते हैं। एक कैटेगरी वो है जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं सर, जो पढ़ते हैं लोगों के बारे में। और दूसरे लोग वो हैं जो जिनके बारे में लोग पढ़ते हैं सर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन दोनों में से किस पर आना चाहें। आप लोग आपके बारे में पढ़ें या आप लोगों के बारे में पढ़ें। तो मैं ये बोलूँगा कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में उतार और चढ़ाव नहीं आता। ये तो मतलब सुख और दुख जो भी बोला जाता है, दो पहिए हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आया तो बहुत बुरा टाइम भी आएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसकी लाइफ में बुरा वक्त नहीं आया। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, इस धरती का मतलब दुनिया का कोई भी इंसान, जिस इंसान ने अपने बुरे वक्त में उस बुरे वक्त को अपनी ताकत बना ली ना, वो इंसान इतिहास रचेगा सर। तो आप बस अपने बुरे वक्त को कभी भी, जब आपका बुरा वक्त आया, आप टूटो नहीं, आप उससे हिम्मत मत हारो, बस उसको अपनी ताकत बना लो। अगर आपने उससे ताकत बना ली तो आप इतिहास रचोगे, क्योंकि उससे बुरा कभी आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता ना। नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ, बुरे वक्त को अपनी ताकत बनाने की मिसाल लकी ने साबित की है। उसने बताया है, जैसे 4 साल जहाँ रह के एज अ राइटर बन के निकलना, जैसे मैंने बोला, काबिल तारीफ है। और बस यही आपका देख के लोग सीखें, समझें, और इस चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। खाली सुन के कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ने लकी को सुना, आप सोचें उस बारे में, उस चीज़ को समझें और अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल से हमको बहुत काफ़ी डिस्कशन हुआ, हार्ट टू हार्ट, मतलब इतना हैवी डिस्कशन था, तो उसको मुझे लाइट करना पड़ा लाके। तो अभी मैं जैसे बोला, मैंने रात भर जब सोने जाऊंगा सोचूंगा इस बारे में, सुबह उठ के शायद मैं रिएक्शन दूंगा, शायद ना भी दूं, क्योंकि मैं अभी भी बोलते ना स्टम्प टू मैं टोटली। तो अपना बहुत अच्छा रहा आज का। थैंक यू सो मच, अपने टाइम दिया आके। बड़ी बात यह है कि आपने अपनी कोई शेयर नहीं करता है सब जर्नी ओपन में। मतलब आपने ऐसा क्या, मुझे पता नहीं क्या बदलाव आया कि आप शेयर कर रहे, ओपनली आप बता रहे हैं लोगों को। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक्सेप्टेंस सबका नहीं होता है। जैसे मैं भी अपने बारे में बताता हूँ लोगों को, मुझे उससे कोई जो भी मेरा पास में हो, जैसे भी मेरे लाइफ में, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। जब मैं ऐसे किसी से मिलता हूँ, जैसे आपका जो बैक स्टोरी रही है, आप ओपनली जब बता रहे हो, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। वेरी वेरी अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। तो अभी ये लास्ट का अगला पड़ाव है। तो बेसिकली मैं कोरियोग्राफर हूँ, मेरा काम है दूसरों को नचाना। जब एक्टर्स हो गए, हम शादी में कुछ करते हैं, मॉडल्स हो गए, जो भी हमको मिलते हैं उसको डांस कराते हैं, सिखाते हैं। तो बेसिकली होता क्या, लोग हमको फॉलो करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मौका है जब मैं अपने गेस्ट को फॉलो करूंगा। तो आपका कुछ तरीका होगा लाइफ में एंजॉय करने का, बस आपको सिर्फ नाचना है, मैं आपको फॉलो करूंगा। यही एक स्टेप, इसको बोलते हैं SOTW, स्टेप ऑफ द वीक। तो आप जो भी स्टेप करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, जो भी स्टेप करें, ठीक है। एक सेकंड, जब आप अंदर रह के लिख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये 2-4 स्टेप आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिंदगी में कभी डांस ही नहीं किया, बस अब ये पहली बार है ना, ये पहली बार है, ये पहली बार होगा और अब मजे करेंगे। चलिए, दुनिया का सबसे मुश्किल चीज डांस भाई।
है।